हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। तो दोस्तों, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, यह लेक्चर 9वां होगा। इससे पहले 8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ऑलरेडी UP PCL TG2 में सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, 3 फेज प्रणाली के लिए सही फेज अनुक्रम इसकी सहायता से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, 3 फेज जो अनुक्रम होता है वह किसकी सहायता से निर्धारित किया जाता है? पहला विभव मापी, दूसरा टेकोमीटर, तीसरा मल्टीमीटर, चौथा है आपका फेज अनुक्रम सूचक। दोस्तों, 3 फेज जो प्रणाली होती है वह सीक्वेंस में RYB के होती है। ठीक है, R का मतलब रेड, Y का मतलब येलो और B का मतलब ब्लू, ये सब फेज होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फेज सूचक अनुक्रम के सहायता से ये सब निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि RYB फेज सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए सही समय निर्धारण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 2 अल्टरनेटर है, उनको सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए सही समय निर्धारण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला डायनमोमीटर का, दूसरा सिंक्रोनोस्कोप का, तीसरा आवृत्ति मीटर का, चौथा जो है फेज अनुक्रम सूचक का। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो सिंक्रोनोस्कोप होता है वह 2 अल्टरनेटर को तुल्यकालन के लिए जो है सही समय निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। सिंक्रोनोस्कोप होता है 2 अल्टरनेट के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पूर्ण लोड ट्रांसफार्मर यानी फुल लोड ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस 400 वाट है, तो आधे लोड पर लॉस की गणना करिए। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में करा चुके हैं, तो इसमें देखते हैं। P जो है कॉपर हाफ लोड पे फार्मूला होता है बराबर 1/2 का होल स्क्वायर, और P फुल लोड कॉपर लॉस, तो ये फार्मूला होता है, यानी P हाफ लोड कॉपर लॉस बराबर 1/2 का होल स्क्वायर गुणे P फुल लोड कॉपर लॉस होता है। तो हमें आधे लोड पर लॉस ज्ञात करना है, तो P हाफ लोड कॉपर लॉस बराबर 1/2 का होल स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस क्या दिया है? 400 वाट दे दिया है, 400 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इंटू 400 है तो 400 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 100। तो हाफ लोड पर कितना हो जाएगा आपका? 100 वाट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 100 वाट हो जाएगा। ठीक है, वहीं फुल लोड ज्ञात करना था, हाफ लोड देता तो 1/4 का गुणा कर देते हैं, मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हाफ लोड में, तो आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पे फुल लोड कॉपर लॉस दे दिया है, तो इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि हर एक सेट में यह जो पूछता रहता है, ये जो फार्मूला होता है हर एक सेट, हर किसी भी एग्जाम में ये पूछता रहता है आपका ट्रांसफार्मर से, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 चालकों के बीच इंसुलेशन दोषपूर्ण है, 2 चालक है और उनके बीच जो इंसुलेशन है वह फॉल्ट है, तो उनके बीच धारा का प्रवाह क्या होता है? जब 2 इंसुलेशन के बीच दोषपूर्ण है, फॉल्ट है, तो धारा का प्रवाह क्या होगा? पहला खुला परिपथ दोष, दूसरा भूमि दोष, तीसरा लघु परिपथ दोष, चौथा अत्यधिक धारा दोष हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लघु परिपथ दोष। ठीक है, 2 इंसुलेशन आपस में दोषपूर्ण है, फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट है, तो लघु परिपथ दोष हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 जो कंडक्टर होते हैं
दो कंडक्टर आपस में अगर चिपक जाते हैं, आपस में फॉल्ट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, धारा का मान अधिक हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे वोल्टेज का मान शून्य हो जाता है। जबकि दो स्पूल इंसुलेशन आपस में अलग अलग होते हैं, तो उस टाइम वोल्टेज का मान अधिक होता है और करंट का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे चालकों के बीच इंसुलेशन दोषपूर्ण है, तो यहाँ यानी क्या है, लघु परिपथ दोष है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल सामान्यतः किसके बने होते हैं? जो डीसी जनरेटर होता है या डीसी मोटर, कोई भी जनरेटर या मोटर होता है, उसका जो फील्ड कॉइल होता है, वह लपेट जो होता है किससे बने होते हैं? पहला जस्ती लोहे के तार से, दूसरा असंवहनीय कॉपर के तार से, तीसरा है संवहनीय कॉपर के तार से, चौथा सिल्वर आवृत कॉपर के तार से। तो देखिए, प्रायः जो जनरेटर होता है, जनरेटर का कॉइल जो वाइंडिंग किया हुआ रहता है, तो आपका संवहनीय कॉपर के तार से होता है। ठीक है, प्रायः कॉपर के तार से होता है, क्योंकि कॉपर के तार से करने से वाइंडिंग हमारी ज़्यादा दिन तक चलती है और ज़्यादा अपना टेम्परेचर भी सह सकती है। वैसे एल्युमिनियम का भी वाइंडिंग हो रहा है, लेकिन वह जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर का जो टेम्परेचर होता है वह 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि एल्युमिनियम का जो टेम्परेचर सहने की क्षमता होती है 660 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होती है। तो कॉपर इस मायने में ज़्यादा आपका सह सकता है टेम्परेचर को, क्योंकि जब जनरेटर या मोटर चलता है तो वह गर्म होता है उसकी वाइंडिंग। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर हम कॉपर का वायर प्रयोग करते हैं वाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूपांतरण अनुपात यानी टर्न रेशियो जो है K1 से अधिक, मतलब के जो है 1 से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या होता है? ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है K बराबर N1 N2 बराबर E1 E2 बराबर I2 I1 ये होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है K जो है, K क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से अधिक है। K का मान जब 1 से अधिक होता है तो वह आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। वही बात करता अगर K जो होता था लेस देन 1, मतलब लेस देन 1 1 से अगर कम रहता तो क्या हो जाता, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है K जो है 1 से अधिक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी वोल्टेज होता है, उसका मान ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और उसमें सेकेंडरी करंट का मान कम हो जाता है। स्टेप अप में यही होता है कि वोल्टेज का मान ज़्यादा हो जाता है और करंट का मान कम हो जाता है। ठीक है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिस साइज स्टेप अप हम करेंगे वाइंडिंग को, नंबर ऑफ टर्न वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे K का मान 1 से ज़्यादा रहेगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान ट्रांसफार्मर में नहीं होता? तो ट्रांसफार्मर में प्रायः कोर हानि होती है, भंवर हानि ये भी होती है, हिस्टेरिसिस हानि यह भी होती है, चौथा घर्षण हानि। तो घर्षण हानि बिल्कुल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि रोटेटिंग कोई पार्ट नहीं होता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, वह स्थिर डिवाइस होती है जो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण प्राइमरी से सेकेंडरी में हमारी फ्लक्स को जनरेट करके ईएमएफ इंड्यूस कराती है। ठीक है, तो उसमें कोई घर्षण वाली हानि ही नहीं होती है, क्योंकि फ्रिक्शन लॉस कोई भी नहीं होता है। फ्रिक्शन लॉस अपना डीसी जनरेटर, मोटर ये सब में होता है, यानी कोई भी मशीन में होता है फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, संकीर्ण हिस्टेरिसिस पास यानी कि नैरो है, संकीर्ण का मतलब नैरो कम है, हिस्टेरिसिस पास वाली एक सामग्री को ... के रूप में जाना जाता है।
यानी संकीर्ण है, एकदम पतला पास है, हिस्टेरेसिस वाली एक सामग्री को जाना जाता है। नरम चुंबकीय पदार्थ, अतप्त चुंबकीय पदार्थ, कठोर चुंबकीय पदार्थ या उच्च हिस्टेरेसिस पदार्थ। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नरम चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, क्योंकि संकीर्ण जो होता है, पतला होता है, आपका नरम चुंबकीय पदार्थ होता है। यहीं अगर BH कर्व या फिर संकीर्ण हिस्टेरेसिस पास जो है बड़ा होता है, ज़्यादा होता, तो हो जाता कठोर चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, यहीं अगर ज़्यादा बोलता कि संकीर्ण न होकर ज़्यादा हिस्टेरेसिस पास है तो कठोर चुंबकीय पदार्थ हो जाता, लेकिन यहाँ संकीर्ण बोला है, पतला बोला है, तो आपका हो जाएगा नरम चुंबकीय पदार्थ। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग क्या करिए कि क्वेश्चन को पॉज करके अपना पहले आंसर खुद से दीजिए, ठीक है, उसके बाद यह सोल्व देखिए। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज संधारित्र स्टार्टर में अब केंद्रीय स्विच किससे जुड़ा होता है। तो देखिए सिंगल फेज संधारित्र स्टार्टर में जो अब केंद्रीय स्विच होता है वह प्राय किससे जुड़ा होता है, स्टार्टिंग कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टार्टिंग कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। बात करें सिंगल फेज संधारित्र स्टार्टर में जो अपकेंद्रीय स्विच की बात करें तो देखिए सिंगल फेज में दो वाइंडिंग होती है, एक अपना रनिंग वाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसी के श्रेणी में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है, जिसका कार्य होता है जब मोटर 75 से 80% रनिंग गेन कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हट जाता है। ठीक है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब हट जाएगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग भी हट जाएगी, तो मेन वाइंडिंग यानी रनिंग वाइंडिंग पे हमारा मोटर सिंगल फेज चलने लगता है, तो इसीलिए अपना ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और बात करता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो एक रेजिस्टेंस लगता है उसका मान क्या होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस लगता है वह हाई होता है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है। और रनिंग वाइंडिंग में जो रनिंग वाइंडिंग होती है या अस्थाई वाइंडिंग होती है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वह लो रेजिस्टेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रृंखला में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायरिंग तापावरोधक प्रतिरोध टेस्टर निम्न में से कौन सा है, यानी कि वायरिंग का जो तापावरोधक इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो मेजर करता है वह कौन सा टेस्टर निम्न में से कौन सा है। पहला वोल्ट मीटर है, मल्टीमीटर है, आवृत्ति मीटर है, चौथा मेगर है। तो इसका आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। मेगर के द्वारा हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस अपना मेजर करते हैं। ठीक है, अर्थ रेजिस्टेंस या जो टेस्ट रेजिस्टेंस होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस चेक करना होता है, या इंसुलेशन का हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, ये सब मेजर करने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेगर का प्रयोग किया जाता है। मेगर एक हस्तचलित होता है जो 500 वोल्ट तक जनरेट करता है। ठीक है, जिसका जो आरपीएम की बात करें तो 160 आरपीएम होता है मेगर का, और इसका प्रयोग हाई रेजिस्टेंस उच्च प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इसमें बाइंडिंग वगैरह में। ठीक है, तो याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एल श्रृंखला वाले MCBS को ... से परिपथ की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है। पहला है प्रतिरोध भार, दूसरा संधारित्र भार, तीसरा उच्च वोल्टा भार, चौथा है प्रेरण भार। तो एल श्रृंखला वाले MCBS को प्रतिरोध भार, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिरोध भार की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो एल श्रृंखला जो होता है प्रायः 3 प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। एल श्रृंखला 3 प्रकार का होता है, ध्यान देखिए।
एल जो श्रृंखला वाले एमसीबीएस को प्रतिरोध भार के परिपथ की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है। एमसीबी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला एल सीरीज एमसीबी, इसका उपयोग प्रकाश परिपथ, प्रेरकी भार, हीटर, ओवन, गीजर आदि में प्रयोग किया जाता है। किसका? एल सीरीज एमसीबी का। दूसरा है जी सीरीज एमसीबी, इसका उपयोग ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा है डी सीरीज एमसीबी, इसका उपयोग डीसी कंट्रोल, डीसी सिस्टम आदि में प्रयोग किया जाता है। तो 3 प्रकार का जो एल सीरीज एमसीबी होता है आप याद रखेंगे, एल प्रकार का, जी प्रकार का, डी प्रकार का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक घूर्णी मशीन में 2 आसन्न ध्रुवों के बीच की दूरी को ... कहा जाता है। तो एक घूर्णी मशीन में 2 आसन्न ध्रुव यानी 2 पोल होते हैं, 2 पोल के जो बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव अंतराल कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश खांचे नहीं कहते हैं, कुंडली विस्तृति, चालक की संख्या सब नहीं कहते हैं। ध्रुव अंतराल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पोल पिच कहा जाता है। दो ध्रुव के बीच की दूरी, जो आसन्न दूरी, जो दो पोल के बीच की दूरी होता है वो पोल पिच कहलाता है, ध्रुव अंतराल कहलाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लगभग 12-13 होगा। ठीक है, एक 4 ध्रुवी अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चल रहा है, अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करिए। यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर सेट में, हर एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसका फार्मूला इसी पे ये सब पूछता है, NS बराबर 120 F/P। तो यहाँ NS का मान दे दिया है कितना? 1500 आरपीएम। P का मान दे दिया है 4 पोल, तो ज्ञात कर लेंगे आपका फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो F बराबर 1500 गुणे 4/120, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, यानी 50 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यही 2 पोल कहता और 2 पोल कहता तो यहाँ आरपीएम की संख्या 3 हो जाती। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे NS जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P होता है, यानी P का, यानी नंबर ऑफ पोल का जितना संख्या ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड है वह कम होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, यानी पोल की संख्या जितना बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ स्पीड हमारा कम होता जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 50 हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज ग्रेडिंग के अनुसार 33,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज सीमा को कहा जाता है, यानी 33,000, 33 kV वोल्ट से ऊपर वोल्टेज है तो उसे क्या कहते हैं? कम वोल्टेज, दूसरा न्यूनतम वोल्टेज, तीसरा सुपर हाई वोल्टेज, चौथा है अतिरिक्त उच्च वोल्टेज। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम? अतिरिक्त वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज यानी एक्स्ट्रा सुपर टेंशन हाई टेंशन स्पीड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे वोल्टेज लिमिट है, केबल है, जैसे LT है, लो टेंशन केबल अप टू 1 kV तक प्रयोग किया जाता है। कौन? लो टेंशन केबल। हाई टेंशन केबल अप टू 1 से 11 kV तक प्रयोग किया जाता है। सुपर टेंशन केबल अप टू 11 से 33 kV तक प्रयोग किया जाता है, सुपर टेंशन। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 33 से 66 kV के बीच प्रयोग किया जाता है। कौन? एक्स्ट्रा हाई टेंशन। उसके बाद है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन 132 kV एंड एबोव, यानी 66 kV के ऊपर और 132 kV और उसके ऊपर तक प्रयोग किया जाता है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। 33,000 वोल्ट से ऊपर पूछा था, तो 33,000 वोल्ट से ऊपर देख लेते हैं, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हुआ था, इसमें डी हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है SCR के टर्मिनलों में क्या क्या होता है। जो SCR होता है उसके टर्मिनलों में क्या होता है। SCR का फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। यह एक करेंट कंट्रोलिंग डिवाइस होती है। ठीक है, यह एक कंट्रोल। बात करें इसका जो प्रयोग होता है वो DC स्विच की भांति प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें प्रायः जो टर्मिनल होते हैं वह कौन कौन होते हैं। पहला दिया है गेट, कलेक्टर और एमिटर, ये नहीं होते हैं। दूसरा बेस, ड्रेन और कलेक्टर, ये नहीं होते हैं। तीसरा एनोड, कैथोड और गेट, बिल्कुल यही होते हैं सब। चौथा कैथोड, गेट और बेस। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन कौन होते हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है और गेट होता है। इसका जो फिगर बनता है इस तरह, यहाँ पे गेट हो जाता है, यहाँ पे एनोड हो जाता है, यहाँ पे कैथोड हो जाता है। फिगर को देख लेते हैं। ये आपका गेट हो गया, यहाँ पे एनोड हो गया, यहाँ पे कैथोड हो गया। तो इस प्रकार इसका फिगर बनता है, सिंबल बनता है। और इसमें क्या होते हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है, गेट होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस यहीं तक रहने देते हैं। तो इसे हर एक सेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर प्रीवियस ईयर का आते रहते हैं। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। पूरा आप देखते रहेंगे तो अगर आप थ्योरिकल क्वेश्चन मान लीजिए थ्योरी पढ़ लिए हैं, तो थ्योरी पढ़ लिए हैं तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस ऐसे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिस हो रहा है। चाहे आप जब थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आता है उसका बस प्रैक्टिस करते जाइए तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और जानकारी भी मिलती है। अच्छे क्वेश्चन जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं तो वो भी लाभ होता है। तो चलिए बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।